काम एक ही चल रहा है कि हर स्तर पर बूथ से लेके और मंडल से लेके विधानसभा से लेके जिला और प्रदेश स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए। पार्टी के हर एक कार्यक्रम में जनता से जुड़ा जाए, जनता से संवाद की स्थिति हो। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं, इनका जो लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, तो सारे लाभार्थियों से हम संपर्क करें, उन्हें बताएं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार उनके हितों के प्रति कितनी संवेदनशील है और चिंतित है। देखिए तेजस्वी जी क्या करेंगे, नहीं कहेंगे तो उनके यहाँ जो दरबार लग रहा है, लोग मिल रहे हैं, टिकटों के लिए जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, वो तो इसी आशा में न कि सरकार पलटेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बात पर मुहर लगाएगी, बिहार के विकास पर मुहर लगाएगी और बिहार दिन प्रतिदिन विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर होगा। और आने वाले 10 से 15 सालों में, ये जो 21 साल बाद जो 2047 का विकसित भारत संकल्प है, उसमें बिहार भी एक पूर्ण विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा चाहिए। तो अगर निशांत जी में इच्छा है, कार्य करने की इच्छा है, वो कार्य करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, स्वागत होना चाहिए और वो आएंगे तो अच्छी बात होगी। जनता को ऑलरेडी भरोसा है। जो हमारे विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी, जो पिछले 10-15 वर्षों से क्षतिग्रस्त थी, वो बननी शुरू हो गई है मेरे ही प्रयासों से। ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है, तो वो बननी शुरू हो गई है। इस बार के विधानसभा के चुनाव में दिखेंगे कई नए चेहरे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। चुनावी साल है और खबरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव की खास बात यह है कि कई नए ऐसे चेहरे हैं जो इस बार आपको चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के काफी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी। बहुत स्वागत है आपका पहले न्यूज़ फॉर नेशन पर। तैयारी कैसी चल रही, क्योंकि आप बक्सर के ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, कैसी तैयारी चल रही है? नहीं, देखिए, हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन के लिए कार्य करते हैं और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी के बीच बीच में जो भी कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित रहते हैं जी। और पार्टी में ऐसे ही चुनाव की तैयारी चलती है जी। चुनाव पार्टी को लड़ना होता है, पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है, जिसे भी टिकट मिलता है वो नामांकन करता है और हमारे जैसे कार्यकर्ता उसके लिए प्रयास करते हैं जी। तो काम एक ही चल रहा है कि हर स्तर पर बूथ से लेके और मंडल से लेके विधानसभा से लेके जिला और प्रदेश स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जाए। पार्टी के हर एक कार्यक्रम में जनता से जुड़ा जाए, जनता से संवाद की स्थिति हो। बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी हैं, इनका जो लाभ जन जन तक पहुंच रहा है, तो सारे लाभार्थियों से हम संपर्क करें, उन्हें बताएं कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार उनके हितों के प्रति कितनी संवेदनशील है और चिंतित है। और साथ ही उन्हें ये भी एहसास हो कि हाँ, इसी सरकार से हमारा आने वाला समय सुरक्षित होगा, कल्याणकारी होगा, ताकि जनता का हमें आने वाले चुनाव में भरपूर समर्थन मिले। जैसा कि तेजस्वी यादव भी कई बार कहते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी जनता मूड में है कि सत्ता परिवर्तन होगा? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए तेजस्वी जी क्या करेंगे, नहीं कहेंगे तो उनके यहाँ जो दरबार लग रहा है, लोग मिल रहे हैं, टिकटों के लिए जो लोग लाइन लगा के खड़े हैं, वो तो इसी आशा में न कि सरकार पलटेगी। लेकिन जनता अपना भविष्य खराब करने के लिए कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करेगी। जनता को अच्छे से पता है कि बिहार का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है, सरकार किसके लिए अच्छा कार्य कर रही है, कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर कार्य करेगी और किस सरकार के हाथों उनका और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बिहार की जो जनता है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगी, लालू जी के बच्चों के भविष्य के लिए नहीं वोट करेगी। इसलिए तेजस्वी जी निश्चिंत रहें। यहाँ पर मैं आपको टोकूंगी, आपने अभी प्रशांत किशोर वाली बात कही है। देखिए, प्रशांत किशोर वाली बात नहीं है, बात बिहार के भविष्य की है। ये प्रशांत किशोर हो सकता है बोलते होंगे, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन बोलते होंगे। अगर कोई अच्छी बात होगी, अगर तेजस्वी जी ही कहे कोई बात की नहीं, ये बिहार के लिए ये हित की बात होगी, तो मैं उनका विरोधी हूँ, तो मैं ऐसा थोड़े कहूँगा कि ये बात तेजस्वी बोल रहे हैं तो मैं विरोध करूँगा। यही अंतर समझना होगा। देखिए, विपक्ष में और हमारे में क्या अंतर है। जो अच्छी बात है देश के लिए उसे सबको कहना चाहिए। विदेश नीति में जहाँ सेना का मनोबल की बात हो गई, पाकिस्तान से लड़ाई की बात हो गई,
तो पूरा देश एकजुट रहता था पहले, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन आज की तारीख में जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने संकीर्ण मानसिकता और वोट बैंक की राजनीति के चलते सेना के पराक्रम और शौर्य पर भी उंगली उठाते हैं। तो हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात मैं कह रहा हूँ और उस बात को अगर प्रशांत किशोर भी पहले कहते रहे हों या आगे कहेंगे तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। जो बात अच्छी है वो हर किसी को कहनी चाहिए। जी, प्रशांत किशोर भी क्योंकि खुल के मन से कहते हैं कि लालू जी के बेटे के भविष्य के लिए आप लोग चिंता मत करिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल लालू जी के, देखिए लालू जी के बच्चों का भी भविष्य सेटल्ड है, उनको अपने भविष्य के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लालू जी 10,000 करोड़ कमा के रख के गए हैं, 7 पुस्तों के लिए इंतजाम करके गए हैं, तो लालू जी के भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। समस्या क्या है कि उनके बच्चों को जो राजपाट की आदत पड़ी है, जो वो अमला और वो जो महकमा और बड़ी बड़ी गाड़ियां और वो कॉन्वॉय चलता था और अपने आप को बिहार का राजा, जो लालू जी का वो जो एक रहता था कि पैर पर पैर चढ़ा के राजा महाराजा की तरह दरबार लगाते हैं जी। उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है उनके बच्चों को। नहीं तो अगर देखा जाए तो लालू जी के बच्चों का भविष्य तो 7 पुस्तों के लिए सुरक्षित है, उसमें किसी को भविष्य के लिए चिंता करने की बात नहीं है। जनता को ये देखना चाहिए कि क्या लालू जी के बच्चों के हाथ में उनका भविष्य सुरक्षित है, या जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है जिसने बिहार को संवारने का काम किया है, बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, यहाँ की सड़कों से लेकर शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर। मैं कल ही क्षेत्र से एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि भैया ज़रा सिविल सर्जन ऑफिस में पैरवी कर दीजिए, डायलिसिस के लिए जाएं तो सेम डे हो जाए, अगले दिन का नंबर नहीं मिले। मुझे इतनी खुशी हुई, हम लोग सन 2000 से MBBS कर रहे हैं और पढ़े हैं, और मुझे पता है कि डायलिसिस कभी रेयरली पटना मेडिकल कॉलेज में भी हुआ करता था। बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, PHC, CHC और जो जिले के अस्पताल हैं उसमें आपको पैरासीटामोल की गोली भी नहीं मिलती थी, और वहाँ इतने अच्छे अच्छे अस्पताल बन गए हैं कि मरीज वहीं डायलिसिस करा रहा है कि हम जाएंगे सिविल सर्जन से पैरवी कर दीजिएगा कि सेम डे हो जाए। मुझे इतनी खुशी हुई, आंतरिक खुशी हुई कि जनता का ये विश्वास कि भाई हमारा, अब हमको डायलिसिस के लिए दौड़ के रोज़ पटना नहीं आना है, हमको आरा में भी होगा, छपरा में भी होगा, सिवान में भी होगा। तो इन सब चीज़ों की चिंता जो सरकार कर रही है वही सरकार यहाँ का कल्याण करेगी। और हमें इस बात के लिए, इस बात का मैसेज हमको जन जन तक पहुँचाना है। जनता जान रही है, जनता जागरूक है, जनता पढ़ती है, जानती है, लेकिन हमारे जैसे लोगों का भी कर्तव्य है कि ये बात हम जनता तक पहुँचाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बात पर मुहर लगाएगी, बिहार के विकास पर मुहर लगाएगी, और बिहार दिन प्रतिदिन विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर होगा। और आने वाले 10 से 15 सालों में, ये जो 21 साल बाद जो 2047 का विकसित भारत संकल्प है, उसमें बिहार भी एक पूर्ण विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास। क्योंकि हमने अभी तेजस्वी की बात की, तो अभी कई महीनों से चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार को अभी राजनीति में आना चाहिए? क्या इससे नीतीश कुमार की छवि, जो उनके परिवारवाद ना होने की वजह से जो उनकी एक अच्छी छवि रही है, क्या इस पर भी इसका असर पड़ सकता है? देखिए, उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात तो मैं सिरे से कि उनको राजनीति में अगर उनकी रुचि है, वो कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, तो बिल्कुल आना चाहिए। किसी व्यक्ति का पिता एक सफल राजनेता है, इस बात से उस व्यक्ति को राजनीति के लिए अयोग्य नहीं घोषित करना चाहिए, राजनीति उसके लिए अछूत नहीं साबित कर देनी चाहिए। तो अगर निशांत जी में इच्छा है, कार्य करने की इच्छा है, वो कार्य करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, स्वागत होना चाहिए, और वो आएंगे तो अच्छी बात होगी। आपके प्रश्न का जो दूसरा पहलू था कि क्या नीतीश जी की छवि पर इससे असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप देखिए, नीतीश जी उस समय से राजनीति में है जब से लालू जी हैं, और लंबे समय से केंद्र की राजनीति में रहे, रेल मंत्री रहे, और विगत 20 वर्षों से बिहार की राजनीति के धुरी हैं। इस 20 वर्षों में बिहार की राजनीति और अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में आप बताइए कि क्या उन्होंने किसी भी परिवार के सदस्य को आगे बढ़ाया? उनका कोई भाई हो, उनका कोई भतीजा हो, उनका कोई रिश्तेदार हो, किसको उन्होंने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया? अपने बेटे को भी अगर वो राजनीति में स्थापित करना चाहते तो आज से 10-15 साल पहले ही वो बिल्कुल आसानी से उनके अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकते थे, वो मंत्री बना सकते थे। आज की तारीख में वो नेचुरल हेयर साबित होते कि भाई नीतीश जी अब अगर रिटायर होने की इच्छा रख रहे हैं तो उनके बेटे आएंगे और वो राजनीति में रहेंगे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। अब अपने खुद परिपक्व हो चुके हैं, उनके पुत्र
50 साल की आसपास की उम्र जहाँ तक मेरी जानकारी है उनकी हो रही है, और अगर वो सामाजिक जीवन में आ रहे हैं और वो सेवा करना चाहते हैं, तो वो उनके पिता मुख्यमंत्री हैं इस वजह से नहीं आ रहे हैं, वो अपनी इच्छाओं की वजह से आ रहे हैं, और उनका स्वागत जनता भी तहे दिल से करेगी, क्योंकि उन जनता को पता है कि नीतीश जी ने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी परिवार के व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दिया, और अगर निशांत भी स्थापित होंगे तो अपने गुणों के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने कार्यों की बदौलत स्थापित होंगे, और वो मेहनत करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो इससे नीतीश जी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ना। जी, अभी बिहार की राजनीति में एसआईआर को लेकर बहुत मामला गर्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन को फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि जितने लोगों का नाम कटा है वोटर लिस्ट से, उनका नाम जो है पोर्टल पे दिया जाए। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव हर उस संस्था पर निशाना साधेंगे जो संस्था अच्छा काम करेगी और उनके चुनावी धांधलियों को रोकने के लिए प्रयासरत होगी। चुनाव आयोग ने जो भी नाम काटे हैं उसके जेन्युइन रीजन है। पोर्टल पर नहीं डाला अलग बात है, आपने जो 60 लाख लोगों को या 64 लाख लोगों का नाम कटा, आपने क्या कोई क्लेम देखा कि मेरा नाम गलत कटा है, मेरा नाम पुनर्जोड़ना चाहिए? और अगर ऐसा कोई क्लेम आता है तो उसकी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट तो प्रकाशित की नहीं है कि भाई अब किसी का नाम नहीं जुड़ेगा, यही इलेक्टोरल रोल पर वोट होगा। अभी तो 1 सितंबर तक डेट है। ये जो विपक्ष के लोग हल्ला मचा रहे हैं कि हमारे वोटर हटाए जा रहे हैं, आप ऐसे 10, 20, 50 वोटर तो ले आइए भाई, जिनका नाम पहले था और इस बार एसआईआर में काट दिया गया है, वो उस क्षेत्र के निवासी हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, वहाँ वोट करेंगे, या वो जीवित हैं या वो कहीं अन्य स्थापित नहीं हुए हैं। आप एग्जाम्पल लाइए ना भाई, 64 लाख लोगों में आप एक नहीं दिखा पा रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति वहाँ का जेन्युइन वोटर है और इसका गलत नाम काटा गया है। और अगर गलत नाम काटा गया है तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग उसको फिर से नाम शामिल करेगा ना, लेकिन आप कहीं न कहीं एविडेंस देंगे देखिए तो। कि 2-2 वोटर कार्ड मिल रहे हैं, जी, एक-एक व्यक्ति के 2-2 बिल्कुल, इसी को का तो शुद्धिकरण किया जा रहा है। जो उस दिन राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई ऐसा हो रहा है, वहाँ ये गलत है, ये गलत है। भैया आप तो चुनाव आयोग को सही साबित कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी तो यही कह रहा है कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, त्रुटियां हैं वोटर लिस्ट में, और इसको हम करेक्ट करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। और अगर शुद्धिकरण नहीं होता है, आप एक तो कह रहे हैं कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी है, और दूसरी तरफ आप जिद पर रहे हैं कि उसी गलत वोटर लिस्ट से चुनाव हो। इस चीज को जनता समझ रही है, देख रही है। आपके चरित्र में जो ये दोहरापन है, इसको जनता देख रही है, और चुनाव में बहुत जोर से इसका जवाब देगी जनता। जब आप हारने लगते हैं चुनाव, तो चुनाव को किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई विपक्ष के लोग, मैं तो सुनता हूं तो दंग रह जाता हूं। लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं देशद्रोह की कि भाई बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। मैं तो चाहूंगा कि देश की एजेंसियां सक्रिय हों, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए जो लोग देशद्रोह के लिए जनता को भड़का रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जैसे चुनाव में हुआ था, चुनाव के बाद जनता सड़क पर उतरी। ये तो उकसाना हुआ ना जनता को, कि आप जनता को उकसा रहे हैं कि जनता सड़कों पर आए और चुनी हुई सरकार के विरुद्ध विद्रोह करे, और ये देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। ऐसे नेताओं को पकड़ के सबसे पहले जेल डालना चाहिए, वो एसआईआर से भी ज्यादा जरूरी। फिर से क्योंकि आप ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता को क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी, और ऐसे आप कैसे एश्योर करेंगे? क्योंकि अब मैंने जैसे अब पहले पॉडकास्ट में भी आपसे पूछा था कि शाहाबाद में क्या स्थिति है एनडीए की, इसके बावजूद आप चुनावी मैदान में अगर उतरेंगे तो आप कैसे जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि आप ही उनके लिए एक अच्छे नेता साबित हो सकते हैं? जनता को ऑलरेडी भरोसा है। जो हमारे विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी, जो पिछले 10-15 वर्षों से क्षतिग्रस्त थी, वो बननी शुरू हो गई है मेरे ही प्रयासों से। ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है तो वो बननी शुरू हो गई है। बिजली की स्थिति सुदृढ़ हुई है, सड़कों का जाल जगह जगह बिछ रहा है। हमारे अपने प्रयासों से प्राइवेट सीएसआर के भी कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जनता को भरोसा है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे अभी गंगा नदी में कटाव हुआ, हमारे बगल की विधानसभा में एक गांव पूरी तरह से समाप्त हो गया, हमारे गांव पर भी थोड़ा खतरा है। तो ये हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि जब भी हम उस परिस्थिति में होंगे कि कुछ कर पाएं अपने क्षेत्र के लिए, तो सबसे पहले गंगा नदी के जो कटावग्रस्त इलाके हैं उनमें पक्के बोल्डर के बांध बनाकर, ताकि वो कटाव के खतरे से गांवों को रोका जा सके। साथ ही एक रेल लाइन जो है वो बलिया से आरा के बीच में स्वीकृत हुई है, वो अभी कार्य योजना में है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो उसके कार्य को तेजी से अमल में लाया जाए।
वो हमारे प्रयास होंगे। बाकी जो आम जनता के समस्याएं होंगी दिन प्रतिदिन की, उस पर तो ध्यान रहेगा ही और वो काम तो होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, जो इस बार के विधानसभा के चुनाव में ब्रह्मपुर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।